और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि नज़रें पेशावर हाई कोर्ट पे क्यों टिकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट से किस बड़े फैसले का इम्कान है। इस खबर की डिटेल के बाद फिर आप देखने वालों को ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की फहरिस्त में टेम्परिंग का क्या मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारी से कैसे बच निकले, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कौन लोग गिरफ्तार हुए, किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए, ये कुछ अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले की जो दिया जा चुका है। उसके बाद आपको बताएंगे उस फैसले के बारे में जिसका इम्कान है। तो फैसला नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है, जो रिज़र्व सीटों पर मुंतखब होने वाले जो अरकान हैं उनसे हलफ ना लेने के मामले पे पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस साहबजादा असदुल्ला साहब, उनके साथ जस्टिस फ़ारूक जमशेद साहब थे। नून लीग ने दरख्वास्त दायर की थी कि नोटिफिकेशन हो चुका है, रिज़र्व सीटों पे, मखसूस सीटों पे आने वाले जो अरकान हैं उनसे हलफ नहीं लिया जा रहा। असम्बली का इजलास इलेक्शन कमीशन के बार बार खतूत लिखने के बावजूद नहीं बुलाया जा रहा, तो हलफ के लिए किसी मुनासिब शख्सियत को नामजद किया जाए। उस केस में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत के सामने नुक्ता पेश किया कि इजलास बुलाया जा चुका है, 20 जुलाई को इजलास होना है, तो लिहाजा ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। 2 दिन पहले ये खबर आपके साथ हमने शेयर की थी। उस रोज़ की समाअत का अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है? अदालत की तरफ से करार दिया गया है कि जो रिज़र्व सीटों पर मुंतखब होने वाले अरकान हैं उनसे हलफ ना लेना ये अख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है, और जो हकूक़ हैं उन रिज़र्व सीटों पर मुंतखब होने वाले अरकान के, उन्हें उनके हक़ से महरूम रखने के बराबर है, महरूम रखने के मुतरादिफ है। लेकिन अदालत ने कहा कि चूँकि इजलास हलफ बर्दारी के लिए 20 जुलाई को बुलाया जा चुका है, तो लिहाजा इस पटिशन को गैर मौसर करार देते हुए हम खारिज करते हैं। अब नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसमें यह असूल तय कर दिया गया है, इसमें यह डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो किसी का राइट है उस राइट का रास्ता रोकने के लिए, उस हक से उस मुतल्लिका शख्स को महरूम करने के लिए अगर कोई आईनी ओहदे पे बैठा कोई शख्सियत, कोई ओहदेदार अपने अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, जो हकदार है उसको उसका हक देने से महरूम रखता है, तो यह अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होगा। तो यह पेशावर हाई कोर्ट ने जो प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल तय कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आज़म सवाती साहब भी पेशावर हाई कोर्ट गए। कल आपको पता है आज़म सवाती साहब को नैब की तरफ से बुलाया गया था उस स्कैंडल में जिसमें 40 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, गबन का इल्ज़ाम है, 25 अरब के असासे जब्त किए जा चुके हैं, फ्रीज़ किए जा चुके हैं, 77 लग्जरी गाड़ियाँ फ्रीज़ हो चुकी हैं, जब्त हो चुकी हैं, 199 प्रॉपर्टीज़ जब्त हो चुकी हैं, दर्जनों अकाउंट्स हैं जिसमें 4-3.5 अरब की खती रकम पड़ी है, उनको फ्रीज़ किया जा चुका है। और आप पिछले कोई 24 घंटों से देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी चल रही हैं जिसमें पैसे दिखाए जा रहे हैं, पैसे गिने जा रहे हैं, बड़ी अमाउंट है, हेल्थी अमाउंट है, लग्जरी गाड़ियाँ भी दिखाई जा रही हैं। उस केस में आज़म सवाती साहब को बुलाया गया था। आज़म सवाती साहब पेश हुए। आज़म सवाती साहब ने कहा कि जिसने भी करप्शन की है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ फैसला होना चाहिए। अब आज़म सवाती साहब पे क्या इल्ज़ाम है? आज़म सवाती साहब से जवाब ये मांगा गया कि आप ये बताएं कि आपका 10 करोड़ का मानसेरा का घर था, आपने ये घर 60 करोड़ में कैसे फ़रोख्त कर दिया? वैसे ना इस्लामाबाद में कोई घर शायद 60 करोड़ रुपए का हो। इस्लामाबाद महंगा शहर है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से महंगा शहर, बल्कि परचेजिंग के हवाले से भी महंगा शहर जो है
कंसीडर किया जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में कोई 60 करोड़ का घर होगा। अगर होगा भी सही, लेकिन उसका कंपैरिजन मानसरा के साथ नहीं हो सकता। और मैं आज़म सवाती साहब पे कोई बात करने के बजाय मैं आप देखने वालों को ये ज़रूर एजुकेट करना चाहूँगा कि जो वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, जिसमें रिश्वत ली जाती है, किक्स बैक्स लिए जाते हैं, उसमें करप्शन को छुपाने के लिए ये एक तरीक़ाकार ज़रूर इस्तेमाल होता है कि आप किक बैक्स का, करप्शन का पैसा कैश की सूरत में अपने अकाउंट में लेने की बजाय डायरेक्टली आप कोई प्रॉपर्टी की अपनी सेल परचेज दिखाते हैं और उस सेल परचेज में वो अमाउंट जो आपकी किक बैक्स की कमीशन की मद में होती है, आप उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अपने पास रख लेते हैं। और फिर जब कोई केस बने तो आप कहते हैं ये तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये तो हमने फलां प्लॉट बेचा था, ये तो हमने फलां प्रॉपर्टी बेची थी, तो इसमें करप्शन कहाँ से आ गई। लेकिन सवाल ये है, जो नैब का इल्ज़ाम है, मेरा नहीं, कि 10 करोड़ की अमाउंट की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी आपने 60 करोड़ में क्यों बेचा, या सामने वालों ने 10 करोड़ का 60 करोड़ का क्यों खरीद लिया, उस प्रॉपर्टी में ऐसा क्या था। तो कल तो आज़म सवाती साहब पेश हुए थे, उनको एक सवालनामा थमाया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का खतरा था। कल की उस पेशी के बाद आज आज़म सवाती साहब पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे हैं और पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें हिफाजती ज़मानत ले ली है। और पेशावर हाई कोर्ट ने 9 सितंबर तक, एक लंबी डेट दी है, 9 सितंबर तक आज़म सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया है कि आप आज़म सवाती को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आज़म सवाती साहब नैब में पेश भी हुए, क्वेश्चनर उनको दिया गया, लेकिन अगले रोज़ यानी आज पेशावर हाई कोर्ट में जाके वो प्रोटेक्टिव बेल वहाँ से ले लेते हैं। अब आज़म सवाती साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब आते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से किस बड़े फैसले का इम्कान है। नाज़रीन, गंडापुर साहब ने जो पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमात डिक्लेयर किया जाए, और जो इलेक्शन एक्ट के नीचे बने जो रूल्स हैं, उस रूल्स का सेक्शन 94 और सब सेक्शन 4 जो है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट में कल दायर होने वाली इस पिटीशन पे आज समाअत भी हो गई है। साहबजादा असदुल्ला और फ़रक जमशेद साहब, इन दोनों जज साहबान ने इस केस की समाअत की। इसमें नाजरीन, वैसे तो ये पटिशन काजी अनवर साहब ने दायर की थी, लेकिन बशीर खान वज़ीर पेश हुए। इनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, जबकि उनकी तरफ से और गंडापुर की तरफ से अपना टिकट भी इलेक्शन कमीशन के में अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा करवाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करते हुए इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेर पेश हुए। उनकी तरफ से लीगल मुआवनत पेशावर हाई कोर्ट की ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया था। इंतखाबी निशान लेने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पे कानून के तहत, आइन के तहत मौजूद थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद भी पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों पर नज़रअंदाज किया गया, और वो मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ का हक़ थी उन्हें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दिया गया। तो पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद इस अहम पटिशन पे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पटिशन पे 21 जुलाई के लिए इलेक्शन कमीशन को और वफाक को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ की फहरिस्त में टेम्परिंग का क्या मामला है। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक छोटी सी सियासी खबर है, चलें उसको छोड़ देते हैं, अगर हमारे पास आखिर में वक्त हुआ तो उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेंगे। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे पोलिंग की 21 जुलाई की डेट करीब आ रही है, तहरीक इंसाफ के लिए आने वाला जो लम्हा है, हर आने वाला लम्हा किसी मुश्किल से, किसी मुसीबत से कम नहीं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ के पेशावर के जो सिटी सेक्रेटरी जनरल हैं रहमान जलाल, उनकी तरफ से पार्टी के लोगों के साथ पेशावर हाई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जो इरफान सलीम हैं, 9 मई के बाद उन्होंने जेलें काटी,
लेकिन जेलें काटने के बावजूद इरफान सलीम को पार्टी टिकट, सेनेट का टिकट देने में नज़रअंदाज कर दिया गया। ना सिर्फ नज़रअंदाज होने की बात की गई, बल्कि यह कहा गया पार्टी के रहनुमा की तरफ से, सिटी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, रहमान जलाल की तरफ से, कि इमरान खान साहब को सेनेट के उम्मीदवारों की जो फहरिस्त भिजवाई गई थी उस फहरिस्त को तब्दील कर दिया गया। जो फहरिस्त भिजवाई गई थी उसमें इरफान सलीम का नाम था, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने इरफान सलीम का नाम टेम्परिंग करके निकाल दिया या फहरिस्त को तब्दील करके निकाल दिया। लेकिन रहमान जलाल ने कहा कि पार्टी 23 साल के साथ, जो 23 साल से इरफान सलीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, पार्टी अपने पार्टी के पुराने वर्कर के साथ खड़ी है, इरफान सलीम के साथ खड़ी है। और इरफान सलीम बिल्कुल इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे। पार्टी के 13 से 15 MPs ने उनको वोट देने की यकीन दहानी करवाई है और हमें इमरान खान ने यह सबक पढ़ाया है कि मुश्किल वक्त में डट जाना है। तो इरफान सलीम दस्तबरदार नहीं होने जा रहे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन साथ में नाज़रीन, पार्टी के रहनुमा का, रहमान जलाल का यह भी कहना था कि अगर टिकट ना दिया गया तो फिर पोलिंग के दिन 21 जुलाई को हम वज़ीर आला हाउस का, सूबाई असम्बली का और मुतलका सूबाई असम्बली के अरकान का घेराव करेंगे। किसी को वोट डालने के लिए असम्बली में नहीं जाने दिया जाएगा। ये एक अल्टीमेटम दे दिया गया है और बैरिस्टर सैफ पे जो है वो टेम्परिंग का, लिस्ट तब्दीली का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। लेकिन आज ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसकी तरफ से भी जो अपोजिशन के साथ, खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन है, हुकूमत में तो तहरीक इंसाफ है, उसके साथ जो मुआहिदा तय पाया है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, उस मुआहिदे की मुखालफत कर दी गई है। सियासी कमेटी की अक्सरियत का यह कहना है, महमूद जान साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक कि ये जो मुआहिदा किया गया है, इस मुआहिदे के तहत हमने अपनी सीटें गंवाई हैं। हम अगर इलेक्शन लड़ें, अपनी स्ट्रेंथ के साथ लड़ें, कोई मुआहिदा अपोजिशन के साथ ना करें, तो सियासी कमेटी के अरकान का कहना है कि 7 सीटें, 11 में से 7 सीटें हम निकाल सकते हैं, जिसमें 5 जनरल नशिस्तें हम निकाल सकते हैं। और अगर इत्तेहाद करना है तो सिर्फ मौलाना के साथ किया जाए, और अगर PTI का मौलाना के साथ इत्तेहाद हो जाता है तो तहरीक इंसाफ को 8 सीटें मिल सकती हैं, मौलाना साहब को 2 सीटें मिल सकती हैं, और जो बाकी अपोजिशन है उनके पास सिर्फ 1 सीट जाएगी। अब ये मेरे ख्याल से जिसने भी ये सियासी कमेटी में इस तरह की बात की है, मेरे ख्याल से वो किसी गलत फहमी में है। ये जो 5 और 6 की तकसीम हुई है, मेरे ख्याल से एक मुनासिब फैसला हुआ है। अगर इलेक्शन में चले जाएं, जो इख्तलाफात इस वक्त पार्टी में चल रहे हैं, क्योंकि इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, सेनेट के उम्मीदवारों को, नाराज़ उम्मीदवारों को विदड्रॉल कराने के लिए जो एक मीटिंग हुई है गंडापुर के साथ, जिसमें सलमान अकम राजा और शौकत बसरा साहब भी गए थे, वो बातचीत का पहला दौर नाकाम हो चुका है। और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है दूसरा दौर जो कि 9, साढ़े 9 बजे होगा, वो दूसरा दौर भी शायद शुरू हो चुका हो। लेकिन हालात जिस तरीके से पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हालात ये नज़र आ रहे हैं कि जो नाराज़ अरकान हैं शायद उसमें से कुछ दस्तबरदार हो जाएं और शायद कुछ दस्तबरदार ना हों, और जो दस्तबरदार नहीं होंगे वो फिर पार्टी के लिए सेनेट इलेक्शन में मुश्किलात पैदा करेंगे। अब देखते हैं इस मसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे टैकल करती है, कैसे सॉर्ट आउट करती है। लेकिन नाज़रीन, एक और भी अदालती खबर है। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो करप्शन के 14 मुकदमात थे कराची के एंटी करप्शन अदालत में, उन 14 मुकदमात में भी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को बरी कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 26 मुकदमात थे, 12 केसेस में ऑलरेडी बरी हो चुके हैं, 14 केसेस में आज उनको बरी कर दिया गया है, यानी उनको 26 के 26 केसेस में क्लीन चिट मिल गई है। इसके अलावा नाज़रीन, वीज़ा स्कैंडल है। अफ़गान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर वीज़ा देने का मामला था, जिस पर वजारत दाखिला के 2 अफसरान को, एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं खातून शेरी हिना, उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह पे शफकत अली चाचड़ को लगा दिया गया है, और दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अदनान अरशद ओलक, उनके जगह पे आसिम अयूब को ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीज़ा अफ़गान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा देने के मामले पे 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं
और इन 4 गिरफ्तारियों के अलावा एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर जिन्हें रिश्वत मांगने के ऊपर जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की बात हो रही थी, अफ़गान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा देने की बात हो रही थी, तो अफ़गानिस्तान की साइड से 5 खारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की, चोरी चुपके से गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने चल लगे थे, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात पे 5 मकामात पे नाकाबंदी की और उन 5 जो खारजी थे, जो दहशतगर्द थे मुबैना, उनको गिरफ्तार कर लिया है। बैसी खेल की मस्जिद में उन्होंने पनाह ली थी, लेकिन पुलिस की जानिब से, अफवाज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जब उनका मुहासरा किया गया तो इन 5 खारजियों ने हथियार डाल दिए, जिसमें 3 अफगान शहरी हैं और जो बाकी 2 हैं उनमें 2 की उम्र 15 और 18 साल है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक तफ्तीश के लिए उन्हें नामालूम मकान पर मुंतकिल किया जा चुका है।